नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाचन तंत्र की यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की। जैसा कि हमको सबको मालूम है कि हम लोग खाने में प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और लिपिड लेते हैं। आखिर इन सब का पाचन कैसे होता है, कौन कौन से अंग में ये भोजन जाता है, कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हमारे पाचन में भाग लेते हैं, इन सब बातों के लिए आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं और साथ में इस तरीके से तैयारी करते हैं कि कोई भी परीक्षा आए हम उसमें आने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की। पाचन तंत्र को समझने से पहले सबसे पहले समझना जरूरी है कि भोजन के रूप में हम लोग क्या क्या लेते हैं। तो आइए सबसे पहले भोजन को समझ लिया जाए। भोजन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन्स और जल को लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है, इनके अणु जो होते हैं वो जटिल अवस्था में होते हैं। जटिल अणुओं को जब हम सरल अणुओं में परिवर्तन क्रिया को देखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। रही बात जल की, विटामिन्स की और खनिज की, तो इनके जो अणु होते हैं वो सरल अवस्था में होते हैं और जब सरल अवस्था में अणु होगा तो सिर्फ उसका अवशोषण होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है, आज हम लोग इसी का पाचन देखने वाले हैं कि आखिर इनका पाचन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारा भोजन किन किन अंगों में जाता है। तो हमारा भोजन सबसे पहले मुंह में जाता है, फिर भोजन नली में जाता है, फिर पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, और इन सबको संयुक्त रूप में हम आहार नाल के नाम से जानते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग मुंह के बारे में बात करते हैं। मुंह की सबसे पहले आंतरिक संरचना देख ली जाए। मुंह की जब आंतरिक संरचना देखते हैं तो इसमें हमको लार ग्रंथियां दिखाई देती हैं, दांत दिखाई देते हैं, जीभ दिखाई देती हैं। जो लार ग्रंथियां हैं ये हमारे भोजन के साथ रासायनिक क्रिया को अंजाम देती हैं, और जो हमारे दांत है जब भोजन को काटते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, तो इसका मतलब ये भौतिक क्रिया को अंजाम देते हैं। और रही बात जीभ की, तो जीभ सिर्फ भोजन का स्वाद बताती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुख ऐसी जगह है जहां पर भोजन के साथ भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया होती है। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि भोजन के साथ भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया कहाँ होती है। तो वो कहाँ होती है दोस्तों? मुख में होती है। मुंह को क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है? तो जी हाँ, मुख को मुख गुहा के नाम से जानते हैं, बकल कैविटी के नाम से जानते हैं, माउथ कैविटी के नाम से और ओरल कैविटी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग लार ग्रंथियों की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे मुंह के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहली जो लार ग्रंथि है जिसका नाम है कर्णमूल या पैरोटिड लार ग्रंथि, ये कान के नीचे दोनों ओर एक एक होती है और सांप में इसी से जहर बनता है। अब बात करते हैं अधोहनु या सब मैक्सुलरी या सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि की। ये निचले जबड़े के मध्य में मैक्जिला अस्थिक के दोनों ओर एक एक होती है। और आखिरी हमारी जो लार ग्रंथि है जिसका नाम है अधोजीवा सबलिंगुअल लार ग्रंथि, ये जीभ के दोनों ओर एक एक होती है। लगे हाथ हम लोग लार का परिचय भी देख लेते हैं। तो सामान्य भाषा में हम ये समझते हैं कि जो मुंह में पानी उत्पन्न होता है उसी को लार कहा जाता है। लार को
राल, थूक, ड्रुल और स्लोबर के नाम से भी जाना जाता है। लार में 98% पानी और 2% इलेक्ट्रोलाइट्स, बलगम, जीवाणुरोधी यौगिक और विभिन्न एंजाइम्स होते हैं। हमारे लार का पीएच मान 6.7 होता है, यानी हमारी लार अम्लीय होती है। कुछ प्राणी जो संधिपात प्राणी होते हैं जैसे मकड़ी, केचुए, इनकी जो लार ग्रंथियां हैं ये धागे बनाने का काम करती हैं। जैसे मकड़ी के जाल को आप देखें। अब बात करते हैं कि मुंह में पाचन किस तरीके से होता है। तो मुंह में पाया जाने वाला लाइसोजाइम, इसका सबसे बड़ा काम यह है कि जब भोजन के साथ जीवाणु भी प्रवेश करते हैं तो लाइसोजाइम का काम यह है कि लाइसोजाइम भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का प्रयास करता है। हाँ, लेकिन ये बात है कि पूर्ण रूप से लाइसोजाइम जीवाणु को नष्ट नहीं कर पाता है। जो बचे हुए जीवाणु हैं वो जब हमारे आमाशय में पहुंचते हैं तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा पूर्ण रूप से खत्म कर दिए जाते हैं। इसे हम आगे देखेंगे। अब लाइसोजाइम क्या सिर्फ लार में पाया जाता है? नहीं, हमारे आंसू में और बलगम में और दूध में भी लाइसोजाइम होता है। अब बात करते हैं कि टाइलिन और डाइस्टेज का क्या काम है। तो जब मुंह में कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है, कार्बोहाइड्रेट का हम सामान्य रूप में ये समझ लें कि जब मीठी चीजें होती हैं उन्हें ही कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, या जो अनाज मीठेपन का एहसास देते हैं उसे भी कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में रखा जाता है। तो टाइलिन और डाइस्टेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन संभव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको तुरंत एनर्जी चाहिए तो हमको मीठे चीज का सेवन कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं म्यूकस की। तो म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। इसका मतलब ये हमने समझ लिया कि मुंह में जो बनी हुई लुगदी है जिसे दांतों ने चबा डाला है और लार ने उसको गीला कर दिया है, और यहाँ पर जो पचा हुआ भोजन है ये बोलस के रूप में जाना जाता है। अगर बोलस को आप देखें तो बोलस में कार्बोहाइड्रेट जो टूट कर किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में। और यहाँ पर कितना बचा होता है? 30%। यहाँ पर वसा का पाचन नहीं हुआ, प्रोटीन का पाचन नहीं है। तो इसका मतलब है कि बोलस में दोनों के दोनों यानी वसा और प्रोटीन 100% होती है। अब बात करते हैं हम लोग अपने भोजन नली की। भोजन नली का सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी भोजन नली आमाशय से जुड़ती है। भोजन नली की अगर लंबाई देखी जाए तो इसकी लंबाई लगभग 8 इंच या 25 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पर जो हमारा भोजन है जो बोलस में बदल चुका है, यह क्रमक कुंचन विधि से फिसलता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। यानी आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि मुंह में बनी बोलस की लुगदी हमारे आमाशय तक किस क्रियाविधि तक पहुंचती है? तो वो क्रमक कुंचन विधि से पहुंचती है और उसका माध्यम कौन बनती है? हमारी भोजन नली। अब यहाँ पर हमने भोजन नली में ये देखा कि सिर्फ क्रमक कुंचन विधि से हमारा जो बोलस है वो आमाशय तक पहुंच रहा है, लेकिन हमारी ग्रास नली या भोजन नली में कोई भी पाचन संबंधी कोई क्रिया नहीं होती है। अब बात करते हैं आमाशय यानी उदर, पेट, जिसे स्टमक का नाम भी दिया जाता है। सबसे पहले आमाशय की संरचना देखी जाए और संरचना से पहले इसकी अवस्थिति देख लेते हैं कि कहाँ पर ये लोकेट होता है, कहाँ पर ये स्थित होता है। तो जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि भोजन नली के ठीक बाद आमाशय होगा और आमाशय के पास आपको यकृत दिखाई देगा, पित्ताशय दिखाई देगा, अग्नाशय दिखाई देगा। इनका भी अपना महत्वपूर्ण कार्य है जो आगे हम समझने वाले हैं। आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है कार्डियक। कार्डियक जैसा नाम से मालूम चल रहा है कि इसका संबंध हृदय से होगा। इसका मतलब है आमाशय का ये हिस्सा हृदय के पास होता है, इसीलिए कार्डियक नाम से जाना जाता है। इस भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सबसे महत्वपूर्ण काम अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि मुंह में जो लाइसोजाइम होता है भोजन में आए हुए जीवाणु को नष्ट करता है, लेकिन पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पाता है। बोलस के साथ जो जीवाणु आ जाते हैं उनको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करने का काम करता है। यहाँ पर जीवाणु पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल का एक महत्वपूर्ण काम ये है कि अगर हम खाना चबाकर नहीं खाते हैं तो यहाँ पर खाना पूरी तरीके से गल जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। और अगर खाने में हमने मांस का प्रयोग किया है और साथ में हड्डी भी आ गई है चबाते वक्त, तो यहाँ पर हड्डियां भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण पूरी तरीके से गल जाती हैं। अब बात करते हैं अमाशय के दूसरे हिस्से की। दूसरा हिस्सा जिसको फर्डिक कहा जाता है, इस हिस्से में कुछ कांटे नुमा संरचना होती है। जिस तरीके से हमारे घर का तौलिया होता है वहां पर आपको रेशेदार या कांटे नुमा कुछ धागे उभरे हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल वही संरचना यहाँ पर पाई जाती है। रूजी का काम है कि ये खाने को रोक कर रखती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमको भूख लगती है और उस स्थिति में अगर हमको खाना ना दिया जाए तो हमारे पेट में कुछ दर्द का एहसास होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब पेट में खाना नहीं होता है तो ये रूजी चुभने का काम करती है और उस चुभन को ही भूख का दर्द कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग अपने आखिरी भाग की, जिसका नाम है पाइलोरिक। इस भाग में जठर ग्रंथि होती है। ग्रंथि से जठर रस निकलता है और हमारा जठर रस दो एंजाइम्स में मिलकर बना होता है जिसका नाम है रेनिन और पेप्सिन। आगे इनका काम देखने वाले हैं कि रेनिन का क्या काम है और पेप्सिन का क्या काम है। अब बात करते हैं हमारे अमाशय में पाचन किस तरीके से होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारा बोलस अमाशय में पहुंचता है तो लगभग 1 से 1.5 घंटे तक यूं ही पड़ा रहता है। उसमें कोई भी पाचन संबंधी कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं होती है और बोलस के पाचन में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। इसीलिए हमारे सामान्य जीवन में भी जब हम डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर हमको 4-4 घंटे के गैप में ही दवाई खाने के लिए बोलता है ताकि पहली दवाई का पाचन पूर्ण रूप से 4 घंटे में हो जाए। अब बात करते हैं कि पाइलोरिक में किस तरीके से पाचन क्रिया संभव होती है। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि इस भाग में जठर ग्रंथि होती है जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस या पाचक रस कह सकते हैं। जठर ग्रंथि या जठर रस में 2 एंजाइम्स होते हैं। पहला है रेनिन। जो रेनिन एंजाइम्स है वो दूध को दही में बदल देता है। दूध में पाए जाने वाला एक प्रोटीन का नाम है केसीन, या हम कह सकते हैं कि जो केसीन है वो किसके कारण टूटता है, तो वो रेनिन के कारण टूटता है। अब बात करते हैं जो बाकी प्रोटीन्स हैं वो पेप्सिन एंजाइम्स प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोटीन का 90% पाचन अमाशय में हो जाता है और जो पचा हुआ भाग है वो काइम कहलाता है। यानी अभी तक मुंह तक और ग्रास नली तक हमारा जो भोजन है वो बोलस के रूप में जाना जा रहा था और अमाशय में जैसे ही पाचन हुआ इसे हम काइम के रूप में जानने लगे। यहाँ बात करते हैं कि काइम का अर्थ क्या है। यहाँ पर तो कार्बोहाइड्रेट, अभी यहाँ पर अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ है, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है 30% के रूप में बिल्कुल वैसे का वैसा पड़ा हुआ है और वसा का भी पाचन नहीं हुआ, यानी 100% वसा भी बिल्कुल वैसे की वैसी पड़ी हुई है। और बात करी जाए प्रोटीन तो 90% भाग का पाचन हो चुका है और किस रूप में हमारी प्रोटीन बदल चुकी है वो है पेप्टोन के रूप में। अब बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग हमारे भोजन का पूरी तरीके से पाचन छोटी आंत में हो जाता है। छोटी आंत का सबसे पहले परिचय देख लिया जाए तो ये हम बात पूरी तरीके से समझ गए हैं कि अमाशय में बोलस काइम के रूप में बदल चुका है। इसका मतलब है छोटी आंत में काइम का ही पाचन किया जाना है। जो छोटी आंत है इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, डैडुनम, जैजुनम और इलियम। इसे सामान्य भाषा में
क्षुद्रांत्र भी कहा जाता है। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो स्त्रियों में ज्यादा होती है और पुरुषों में कम होती है। स्त्रियों में इसकी लंबाई 7.1 मीटर है और पुरुषों में 6.9 मीटर है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। डेडोनम जिसे ग्रहणी का नाम दिया जाता है, जैजुनम जिसे मध्यांत का नाम दिया जाता है और इलियम जिसे शेषांत्र का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर हमें को साफ साफ मालूम है कि जो पाचन किया जाना है वो किसका किया जाना है, काइम का, यानी 30% कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज के रूप में है, वसा 100% है और प्रोटीन पेप्टोन के रूप में है। अब बात करते हैं कि छोटी आंत में पाचन किस तरीके से होता है। सबसे पहला जो भाग है, ऊपरी भाग है, जो अमाशय के ठीक निचला वाला भाग है, जिसे डेडोनम के नाम से यानी ग्रहणी के नाम से हम लोग जानते हैं। इस भाग में कोई भी पाचन नहीं होता है। सिर्फ इस भाग में 2 हार्मोन्स निकलते हैं। जो पहला हार्मोन है वो है कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन। इसका काम ये है कि जो हमारा यकृत है, कलेजा है, लीवर, जिसको इतने नामों से जाना जाता है, इसको पित्त रस छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। पित्त रस का मतलब है बाइल जूस। और यहाँ पर जो सेक्रेटिन हार्मोन है, इसका काम है यह अग्नाशय को पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। अब बात करते हैं कि छोटी आंत में पाचन किस तरीके से हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग ये पूरी तरीके से अच्छे से ये बात समझ चुके हैं कि जो हमारी छोटी आंत है, इसी के आसपास में ही हमको यकृत दिखाई दे रहा है, पित्ताशय दिखाई दे रहा है, ग्रहणी दिखाई दे रही है और अग्नाशय दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले हम लोग यकृत को समझ लिया जाए। तो यकृत के बारे में जैसा अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेडोनम वाले भाग से कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है, जो यकृत को पित्त रस छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। इसका मतलब ये हमको पूरी बात अच्छे से ये एक बात तो कंफर्म हो गई है कि यकृत यानी लीवर से बाइल जूस यानी पित्त रस निकलता है। पित्त रस का सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये जो हमारी वसा होती है इसे फैटी एसिड के रूप में बदल देता है और लगभग 95% वसा का पाचन यहाँ पर हो जाता है। इस क्रिया को पायसीकरण कहा जाता है। लगे यहाँ तो हम लोग और छोटी बात समझ लें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी क्या है, यकृत है। और सिर्फ ये कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है, यानी यकृत किस में पाया जाता है, सिर्फ कशेरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये भी बात हमको मालूम चल चुकी है यहाँ पर कि वसा का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कौन करता है, पित्त रस करता है। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, पायसीकरण। और पित्त जो हमारी वसा है वो किस रूप में यहाँ बदल चुकी है, फैटी एसिड के रूप में। अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा हार्मोन था, जिसका नाम था, अभी हम लोगों ने पढ़ा, सेक्रेटिन हार्मोन, जिसका काम था कि अग्नाशय को पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। अब अगर हम लोग अग्नाशय की बात करें तो ये इकलौती ऐसी ग्लैंड है जिसे रस, हार्मोन्स और एंजाइम्स तीनों निकलते हैं। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय में 4 तरीके की कोशिका होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ। जो हमारी एफ कोशिका है, पाचन को अगर देखें तो हमको दिखाई देगा यहाँ पर कि जो हमारी अग्नाशय की एफ कोशिका है, इससे जो निकलने वाले एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है। ट्रिप्सिन का काम क्या है कि जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलती है, यानी प्रोटीन जो हमारी अमाशय में पेप्टोन्स में बदल चुकी थी, जो 10% रह चुकी थी, ये पेप्टोन को किस में बदल देती है, पेप्टाइड में। अगर हम एमाइलेज की बात करें तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मुंह में किस रूप में बदल चुका था, ग्लूकोज के रूप में, 30% जो बची हुई थी इसको ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। और जो लाइपेज है ये वसा जो पित्त रस के माध्यम से फैटी एसिड में बदल चुकी थी और 5% बची थी, इसको ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब बात करते हैं छोटे आंत के जैजुनम की स्थिति को देखा जाए तो छोटे आंत की जो जैजुनम की स्थिति है, ये इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन यहाँ पर कोई पाचन होता नहीं है। अब बात करते हैं छोटी आंत का जो अंतिम भाग है, इलियम,
तो पहली बात तो हमको यहाँ पे समझ आ रही है कि जो इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है और इसके बाद ठीक बाद बड़ी आंत चालू हो जाती है। इलियम में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि कुंडलीनुमा आकृति है यहाँ पर, और यहाँ पर इरेप्सिन एंजाइम्स होता है जो पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में भी बदल देता है। इलियम में उंगलीनुमा आकृति को विलाई कहा जाता है और विलाई भोजन का अवशोषण करता है। यानी इलियम में पाचन होता है, विलाई में अवशोषण होता है और कायम का बदलाव यहाँ पर काइल में हो जाता है। यानी क्या क्या हमको बात समझ आई कि जो हमारा भोजन था मुंह में बोलस के रूप में बदला, आमाशय में कायम के रूप में बदला और छोटी आंत में कायम किस में बदल गया, काइल के रूप में। अब आखिरी स्टेज की बात करते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत का सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। तो बड़ी आंत में असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन मिलता है और यहाँ पर छोटी आंत के बाद ठीक जो इलियम वाला हिस्सा होता है यहाँ से हमारी बड़ी आंत चालू हो जाती है। इसमें अपेंडिक्स भी होती है, आगे पढ़ेंगे अपेंडिक्स की स्थिति क्या होती है। और यहाँ पर मलाशय है, गुदा है, ये हमको साफ साफ इसके हिस्से समझ आ रहे हैं और जहाँ जैसी जरूरत होगी उसको वहाँ पर हम लोग समझ लेंगे। इसकी लंबाई 5 से 6 फुट होती है और पुरुषों में बड़ी आंत की लंबाई महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होती है, यानी लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास ज़्यादा होती है। पुरुषों में लंबाई 166 सेंटीमीटर है और महिलाओं में 155 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि बड़ी आंत में पाचन किस तरीके से होता है। तो बड़ी आंत में छोटी आंत से हुए जो काइल आया है भोजन के रूप में, उसके सिर्फ जली भाग का अवशोषण होता है और काइल जो हमारा है वो मल के रूप में जाना जाता है और यकृत से निकलने वाला बिलिरुबिन पिगमेंट मल का रंग पीला कर देता है। और मल में बदबू का कारण क्या है दोस्तों, एंडोल और स्केटोल एमिनो अम्ल के कारण हमारे मल से बदबू आती है और मलाशय में ही बवासीर नाम का रोग पाया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो का इंतजार करें।